बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको कानून विरासत लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक पर लेक्चर देंगे। ये समझा जाता है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कानून विरासत एक मुश्किल और पेचीदा टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने ये लेक्चर देने के लिए इसकी तैयारी की तो बहुत सी किताबें पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप लोग गौर से मेरा ये लेक्चर सुने और 2-3 बार इसको रिपीट करें तो मुझे यकीन है कि आपको दोबारा कानून विरासत लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। कानून विरासत, सबसे पहले कानून विरासत डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन क्या होंगी डिस्ट्रीब्यूशन की। जब एक मैयत का तरका प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल तकसीम की जाएगी, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के तरका जो है मैयत का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कंडीशंस क्या होगी, कब वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। अगर मेरा बोर्ड नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए मैं जो है वो हर चीज़ आपको जो है ऊंची आवाज़ में बताऊंगा ताकि आपको अगर बोर्ड नज़र ना भी है तब भी आप उसको लिख सकें और समझ सकें। कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में जब किसी मैयत का तरका जो है वो तकसीम करने की बात आएगी तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है डेथ, कि जिसका तरका आप तकसीम करने जा रहे हैं उसका डेथ का होना ज़रूरी है। अब कुछ लोग हंसेंगे कि डेथ तो होगी तो तरका तकसीम होगा, अभी डेथ का सबूत क्या है। कुछ लोग कहेंगे भाई ये मैयत है, वो पड़ी हुई है, आप उसकी नब्ज़ चेक कर लें, वो डेथ हो चुका है। नहीं, इस तरह नहीं है। अगर कोई आदमी गुम हो जाता है और उसका पता नहीं चलता तो फिर क्या उसका जो तरका है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कभी तकसीम नहीं होगी। यही बात है यहाँ पर जो है वो शरीयत ने बताई है कि डेथ क्या है। अकॉर्डिंग टू कानून शहादत आर्डर 1984, अगर कोई आदमी गुम हो जाता है और उसका 7 साल तक पता नहीं चलता तो ये समझा जाएगा कि उसकी डेथ हो गई है और उसका तरका जो है वो तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहली शर्त जो है, कंडीशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी वो है डेथ, कि उसका मैयत का फौत हो जाना साबित शुदा हो। नंबर 2 जो है कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो है नो इम्पेडिमेंट। अब ये इम्पेडिमेंट क्या है? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट। नो इम्पेडिमेंट का मतलब कोई रुकावट ना हो। अब कौन कौन सी रुकावटें होती हैं जो शरीयत ने हमें बताई हैं कि जब किसी मैयत का तरका तकसीम किया जाएगा तो उसमें कोई रुकावट ना हो। रुकावट कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली रुकावट इम्पेडिमेंट जो होगी वो होगी होमिसाइड क्या है? होमिसाइड का मतलब है कत्ल करना, कत्ल करने वाला। होमिसाइड का मतलब है कि जिस वारिस ने उस मैयत को कत्ल किया गया है उसको उसके तरके में से, प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। शरीयत के मुताबिक ये क्यों ऐसा किया गया?
एक बहुत ही मशहूर फिक्रा है कि नो पर्सन कैन बी बेनिफिटेड ऑफ हिज ओन रॉन्ग। किसी भी आदमी को उसके गलत काम का बेनिफिट, उसके गलत काम का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो जिस वारिस ने उस मैयत को कत्ल किया है, उस वारिस को हिस्सा उसके तरके में से नहीं दिया जाएगा। सबसे पहली शर्त यह है कि कातिल को उस मैयत के प्रॉपर्टी का हिस्से में से उसका हिस्सा नहीं दिया जाएगा, होमिसाइड। नंबर 2 है इलीजिटिमेसी या इलीजिटिमेट चाइल्ड। इलीजिटिमेट चाइल्ड क्या होता है? इलीजिटिमेट चाइल्ड, जिसको उर्दू में वलदुल हराम भी कहते हैं, वलदुल हराम या इलीजिटिमेट चाइल्ड, उसका मैयत के तरके में से हिस्सा नहीं होगा। इलीजिटिमेट चाइल्ड का क्या है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाता है और उस वजह से उसे इस इल्ज़ाम पर उसे तलाक देना चाहता है और वो 4 गवाह लेके आ जाता है और वो साबित हो जाता है और वो उसको तलाक दे देता है, तो उस तलाक के बाद पैदा होने वाला बच्चा इलीजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा और उसका उस मैयत के तरके में से हिस्सा नहीं होगा। अब इलीजिटिमेट चाइल्ड पर कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 128 कहता है कि जो बच्चा शादी के 6 माह के बाद पैदा हो या शौहर की वफात या तलाक के 2 साल के अंदर पैदा हो, वो इलीजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा। तो इलीजिटिमेट चाइल्ड का हिस्सा उस मैयत के तरके में से नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, इम्पेडिमेंट की दूसरी कंडीशन। और इम्पेडिमेंट की तीसरी कंडीशन है कि डिफरेंस ऑफ रिलीजन, कोई भी गैर मुसलमान के तरके में से हिस्से का हकदार नहीं होता। अगर कोई बच्चा, बेटा, बेटी या कोई और वारिस अपना मजहब तब्दील कर लेता है, यानी कि मुसलमान से गैर मुस्लिम हो जाता है, तो वो भी उस मैयत के तरके का हिस्सेदार नहीं होगा। ये इम्पेडिमेंट की रुकावट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, ये इम्पेडिमेंट की तीसरी शर्त है। इम्पेडिमेंट की चौथी शर्त क्या होगी? स्लेव, गुलाम जो है वो भी मुसलमान मैयत के प्रॉपर्टी में से हिस्सेदार नहीं होगा। और छठा जो है, पांचवा जो है वो है स्टेप रिलेशंस। स्टेप रिलेशंस जो है वो भी मैयत की प्रॉपर्टी में से हिस्सेदार नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन देखी जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल बाद में पैदा होगा। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, डेथ, कि मैयत की डेथ प्रूव्ड हो। नंबर 2 आपको बताया नो इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रुकावट ना हो। वो रुकावटें कौन कौन सी हो सकती हैं? होमिसाइड, यानी कि कातिल को उस मैयत के हिस्से तरके का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। दूसरी है इलीजिटिमेट चाइल्ड या इलीजिटिमेसी।
और तीसरा है डिफरेंस ऑफ रिलीजन, और चौथा मैंने आपको बताया स्लेव और स्टेप रिलेशन जो है वो मैयत के तरके में से हिस्सेदार नहीं होंगे। ये आपको मैंने दो कंडीशनें बताई हैं। तीसरी जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो है अलाइव ऑफ हेयर, अलाइव ऑफ हेयर। ये मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये शरई कानून विरासत है, शरीयत के मुताबिक विरासत मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अलाइव ऑफ हेयर का जो है वो हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1961 और शरीयत में कंट्राडिक्शन है। शरीयत कहती है कि हेयर का, वारिस का अलाइव होना, जिंदा होना ज़रूरी है उस मैयत के की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए। अगर वारिस डेथ कर गया है तो उसका हिस्सा नहीं होगा, ये शरीयत कहती है। मगर यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन और एक जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि जो यतीम पोता है क्या वो दादे के तरके में से हिस्सेदार होगा कि नहीं होगा? शरीयत के मुताबिक नहीं होगा, शरीयत के मुताबिक नहीं होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये है दादा, ये इसकी औलाद है, एक बेटा है, फिर उसके जो है वो नीचे औलाद है, फिर दूसरा बेटा है और इसका जो है वो बेटा है जो कि पोता होगा उसका मैयत का, फिर उसकी बेटी है दादे की मैयत की, और एक और बेटी है। अब इन सब की औलादे भी हैं। अब एक बेटा जो है वो इस दादे के फौत होने से पहले फौत हो चुका है। अब शरीयत के मुताबिक ये पोता जो है दादे की जायदाद में से हिस्सेदार नहीं होगा। शरीयत के मुताबिक ये बेटा हिस्सेदार होगा, ये बेटी हिस्सेदार होगी, ये बेटी हिस्सेदार होगी, ये पोता जो है वो शरीयत के मुताबिक दादे की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार नहीं होगा। मगर 1961 में एक कानून पास हुआ, फैमिली कोर्ट्स एक्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1961। इसका सेक्शन 4 कहता है कि ये यतीम पोता अपने दादे की जायदाद में ऐसे ही हिस्सेदार होगा जैसे कि उसका बाप जिंदा हो। सेक्शन 4 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1961, सेक्शन 4 इस यतीम पोते को दादे की प्रॉपर्टी में से हिस्सेदार बनाता है। मगर शरीयत में ये यतीम पोता हिस्सेदार नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 4 इसको हिस्सेदार बनाता है। अब सेक्शन 4 जो है वो कंट्राडिक्ट है शरीयत से। यहां पर एक और भी बड़ा प्यारा सवाल उठता है कि कुरान करीम में है कि यतीम का माल मत खाओ, यतीम की कफालत करो। फिर ऐसा क्या है कि इस्लाम ने ही जो है वो यतीम पोते को दादे की जायदाद में से बेदखल कर दिया? असल में ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, कानून विरासत है, शरई कानून विरासत, ये कुरान या सुन्नत में नहीं है, बल्कि ये इज्तिहाद पर बनाया गया। और यतीम पोते को जो दादे की जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया गया, इस कंडीशन की वजह से, अलाइव ऑफ हेयर के वारिस का जिंदा होना ज़रूरी है। और इसी में दूसरी जो कंडीशन आ जाती है कि शरई तौर पर
कि दूर का रिश्ते करीब का रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार को एक्सक्लूड कर देता है प्रॉपर्टी में से। अब ये सेक्शन 4 जो है ये शरीयत से कॉन्ट्राडिक्ट है, तो जाहिर सी बात है किसी ने तो जाके चैलेंज करना था। तो इस सेक्शन 4 को चैलेंज किया गया फेडरल शरीयत कोर्ट में, और सन 2000 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस सेक्शन को, सेक्शन 4 फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1961 को नल एंड वॉइड करार दे दिया और डिक्लेयर किया अगेंस्ट द कुरान एंड सुन्ना। और 2 केस ला भी आपको बताता हूं। पीएलजे 2000 एफएससी का मतलब होता है फेडरल शरीयत कोर्ट, पेज नंबर 36, पेज नंबर है 36। और दूसरा है पीएलडी 2000 एफएससी फेडरल शरीयत कोर्ट, पेज नंबर 1। इन दोनों केस लॉ के मुताबिक फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस सेक्शन 4 को नल एंड वॉइड करार दे दिया और अगेंस्ट द कुरान एंड सुन्ना कहा। तो आपको पता है कि फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट जो है वो चैलेंज होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 4 का फैसला तो नहीं किया, मगर उसने फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट सस्पेंड कर दी और ऑर्डर किया कि जब तक ये अपील पेंडिंग है, जो सेक्शन 4 है वो उसी तरह अप्लाईकेबल रहेगा जिस तरह इन जजमेंट के आने से पहले अप्लाईकेबल था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये पीएलडी 2003 पेज सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 475। और अभी तक 2022 जुलाई 2022 तक इस अपील का सेक्शन 4 के मुतालिक फैसला नहीं हुआ, अभी तक ये पेंडिंग है। तो शरीयत के मुताबिक पोता जो है वो दादे की जायदाद में से हिस्सेदार नहीं होगा, मगर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पोता जो है वो हिस्सेदार होगा इस केस लॉ की वजह से। अब यहां पर एक और सवाल अगर आ जाए आपके पास कि डिस्क्राइब करें कि कब यतीम पोता शरई तौर पर दादे की जायदाद का हिस्सेदार होगा। आप तो जिसने मेरा ये लेक्चर सुना है वो कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, शरई तौर पर तो होगा ही नहीं, कानूनी तौर पर होगा, शरई तौर पर तो नहीं होगा। होगा, किस शर्त पर होगा, किस तरह होगा, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर पहली कंडीशन तो ये है कि दादा फौत हो गया, उसका एक बेटा था, ये दूसरा बेटा था, ये तीसरी बेटी थी और एक और बेटी थी। अब ये जो बेटा है ये फौत हो गया और पोता जो है वो दादे की जायदाद का हिस्सेदार नहीं होगा। कंडीशन दूसरी है कि इसका मैयत का एक ही बेटा था, औलाद एक ही थी, बेटा, और वो फौत हो गया और उसका एक पोता है। तो अब शरीयत के मुताबिक ये पोता दादे की जायदाद में से हिस्सेदार होगा। इस कंडीशन में नहीं होगा, इस कंडीशन में होगा, मगर इन दोनों कंडीशनों में कानून के मुताबिक यतीम पोता हिस्सेदार होगा। पीएलडी 2003 सुप्रीम कोर्ट 475 के तहत, सेक्शन 4 फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत इन दोनों सूरतों में यतीम पोता हिस्सेदार होगा दादे की जायदाद में से, मगर शरई तौर पर इस कंडीशन नंबर 1 के तहत नहीं होगा, कंडीशन नंबर 2 के तहत होगा। तो ये आप
नोट कर लीजिएगा, भले जो मैंने बताया वो आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, डेथ, नो इम्पेडिमेंट और अलाइव ऑफ हेयर। अलाइव ऑफ हेयर में सेक्शन 4 भी कवर हो गया और फैमिली कोड एक्ट, अलाइव ऑफ हेयर। अब जब ये नो इम्पेडिमेंट हो, कोई भी रुकावट ना हो, तो फिर जो है वो जो मैयत की जायदाद है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये बताने लगा हूं, ये आप जो है वो नोट कर लीजिएगा, ये कंडीशंस। फिर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, जो जायदाद है, एक मैयत की जायदाद है, उसका मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि किस तरह एक मैयत की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसका तरीके का। सबसे पहले मैयत की जायदाद में से बरियल एंड फ्यूनरल, बरियल एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस, मैं ये EX लिख रहा हूं सिर्फ ताकि टाइम बचाया जा सके। सबसे पहले जो मैयत होगी उसके तरके में से बरियल एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस काटे जाएंगे। अब कुछ लोग हंस रहे होंगे कि बरियल एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो तो कोई भी आता है, कोई अपना जो उसको कफन लेके दे देगा, कोई उसके खैरात कर देगा। तो ये बरियल एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो है वो शरीयत ने क्यों कहे ये काटे जाएंगे? अगर तो आप कराची में रहते हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्यों शरीयत ने ये बात कर दी। क्योंकि शरीयत जो है वो सिर्फ उस दौर के लिए नहीं आई थी, वो आइंदा क़यामत तक के लिए है। जो कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि कराची में एक कब्र का, डिफेंस में एक कब्र का रेट 5 लाख से 25 लाख रुपए तक है। अब अगर 5 लाख से 25 लाख रुपए तक उसकी एक मैयत की कब्र ली जाएगी तो फिर उसका जो है वो खैरात का खर्चा, जो मेहमान है उनका खर्चा, दूसरा खर्चा भी होगा। तो इस वजह से शरीयत ने कह दिया सबसे पहला जो है कि बरियल एंड फ्यूनरल के एक्सपेंसेस उसकी जायदाद में से काटे जाएंगे। नंबर 2, दूसरे नंबर पर है डेब्ट। जो उसने कर्जा लिया है मैयत ने, वो कर्जा उसके तरके में से, उसकी प्रॉपर्टी में से काटा जाएगा। अगरचा तो कोई वारिस अपने जुम्मे कर्जा ले लेता है तो ठीक है, वरना दूसरे नंबर पर कर्जा जो है वो उसकी प्रॉपर्टी में से, मैयत की प्रॉपर्टी में से काटा जाएगा। कर्जे के साथ एक और भी बात होती है, हक मेहर। ये भी कर्जे में आता है। डॉवर हक मेहर। अगर उसने हक मेहर अदा नहीं किया तो नंबर 2 पे डेबिट और हक मेहर उसके तरके में से सबसे पहले सेकंड नंबर पे काटा जाएगा। और नंबर 3 है विल, वसीयत। अगर मैयत ने कोई वसीयत की है, आपको पता है कि वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर मैयत ने कोई वसीयत की है तो उस वसीयत 1/3 जो है वो उसकी प्रॉपर्टी में से काटा जाएगा। और नंबर 4 पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो प्रॉपर्टी बच जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उमंग लीगल हेयर्स, उमंग लीगल हेयर्स। नंबर 4 पे मिसाल तौर पे अभी किसी मैयत जो है वो 1 करोड़ रुपया छोड़ के गया है, 5 लाख रुपया एक करोड़ छोड़ के गया है। 5 लाख रुपया उसका जो है वो बरियल एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस हो जाता है। 5 लाख रुपया जो है वो उसका डेब्ट हो जाता है। और ये चले गए 10 लाख, बाकी 90 लाख बच गए। 90 लाख में उसने विल अगर की है 1/3% तो 30 लाख उसकी जो है वो विल कट जाएगी।
जो विल के पैसे हैं वो तीसरा हिस्सा काटेंगे तो 30 लाख, बाकी बचेगा 60 लाख। जो 60 लाख है वो लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले बरियल एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस काटे जाएंगे, फिर डेबिट और डॉवर हक में अगर है तो फिर डेबिट और डॉवर काटा जाएगा। नंबर 3 पे अगर उसकी विल है, अगर है विल तो, अगर विल है तो 1/3 वो काटा जाएगा। और जो बच जाएगा, जैसे 1 करोड़ में से ये 60 लाख बच गया तो वो 60 लाख डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग द लीगल हेयर्स। तो ये मैं मिटाने लगा हूं, जिसने लिखना है वो लिख ले। अब सब कुछ कट गया और जो बचा है वो लीगल हेयर्स में जाएगा। कौन से लीगल हेयर्स होंगे? ये सबसे अहम हिस्सा जो है वो इस लेक्चर का, कि काइंड्स ऑफ लीगल हेयर्स। काइंड्स ऑफ लीगल हेयर्स सबसे अहम हिस्सा इस लेक्चर का है, गौर से सुनिएगा। काइंड्स ऑफ लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स की काइंड्स कौन कौन सी है, बहुत ही अहम हिस्सा, गौर से सुनिएगा। लीगल हेयर्स की 3 काइंड्स होती हैं। नंबर 1 फिक्स्ड शेयर लीगल हेयर्स, फिक्स्ड शेयर होल्डर। फिक्स्ड शेयर होल्डर नंबर पहली काइंड, फिक्स्ड शेयर होल्डर, इनको ज़वीउल फरूज कहते हैं, ज़वीउल फरूज। नंबर 1, ये फिक्स्ड शेयर होल्डर जो है ये 12 होते हैं। 12 में से 4 मेल होते हैं और 8 फीमेल होती हैं। 12 जो है वो फिक्स्ड शेयर लीगल हेयर्स होते हैं, 12। नंबर 2 होता है रेजिड्यूरीज। रेजिड्यूरीज इसको कहते हैं असबात या असबा, रेजिड्यूरीज। और नंबर 3 जो होते हैं वो होते हैं डिस्टेंट किंडर्ड, डिस्टेंट किंडर्ड, ज़वीउल अरहाम, इनको कहा जाता है ज़वीउल अरहाम, डिस्टेंट किंडर्ड, ज़वीउल अरहाम। डिस्टेंट किंडर्ड तक तरका प्रॉपर्टी तब जाएगी जब ना कोई फिक्स्ड शेयर होल्डर होगा, ना कोई असबात या रेजिड्यूरीज में से होगा, फिर जो है वो डिस्टेंट किंडर्ड को प्रॉपर्टी जाएगी, अदरवाइज डिस्टेंट किंडर्ड को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। अब यहां पर मैं एक चीज आपको समझा दूं। 2 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं शरीयत में, एक है हिजबे नुकसान, हिजबे नुकसान लिख लीजिए, और एक है हिजबे हरमान, हिजबे हरमान, हिजबे नुकसान और हिजबे हरमान। ये मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा भी मिसाल के साथ कि हिजबे नुकसान क्या होता है और हिजबे हरमान क्या होता है। हिजबे नुकसान जब एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाए उसको शरीयत में हिजबे नुकसान कहते हैं। और हिजबे हरमान जब एक वारिस के होने से किसी दूसरे वारिस का हिस्सा खत्म हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए, उसको हिजबे हरमान कहते हैं। ये दोनों आप नोट कर लें, हिजबे नुकसान और हिजबे हरमान। ये आप आगे जाकर मैं आपको पढ़ाता हूं। अब हम सबसे पहले ये 12 लोग पढ़ेंगे जिनको फिक्स्ड शेयर होल्डर लीगल हेयर्स कहा जाता है। 3 काइंड्स है लीगल हेयर्स की, ज़वीउल फरूज, असबात, ज़वीउल अरहाम। अब मैं इन तीनों काइंड्स आपको जो है वो पढ़ा देता हूं। सबसे पहली काइंड है ज़वीउल फरूज, ज़वीउल फरूज, फिक्स्ड शेयर होल्डर।
फिक्स्ड शेयर होल्डर, फिक्स्ड शेयर होल्डर, फिक्स्ड शेयर होल्डर सबसे पहली किस्म। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि 12 लोग होते हैं, जिसमें से 4 मेल होते हैं और 8 फीमेल होती हैं, जो कि फिक्स्ड शेयर होल्डर ज़वीउल फरूज में आते हैं। उनमें से सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है हस्बैंड। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी किसी जगह से मैंने किसी से सुना ना कि या मैंने पढ़ा कि जो फिक्स्ड शेयर होल्डर है, सबसे पहले वो वाइफ को लेके आते हैं, यानी अगर शौहर मर जाए तो वाइफ का हिस्सा इतना होगा। भाई ये भी तो हो सकता है कि अगर वाइफ मर जाए तो शौहर का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहला नंबर जो है वो मैं हस्बैंड को दे रहा हूँ, शौहर को। अगर बीवी मर जाए तो शौहर का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, हिजबे नुकसान और हिजबे हरमान, वो भी आपको यहाँ पर समझ आएगा। हस्बैंड का हिस्सा वाइफ के तरके में से, बीवी के तरके में से कितना होगा। यहाँ पर 2 कंडीशन में आपको बता देता हूँ। नंबर 1, अगर औलाद है, नंबर 1 औलाद है, नंबर 2 औलाद नहीं है। औलाद है, औलाद नहीं है। हस्बैंड का हिस्सा अगर औलाद है तो 1/4 हो जाएगा, और अगर औलाद नहीं है तो 1/2 हो जाएगा। अभी वो आपको समझ आया जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि हिजबे नुकसान क्या होता है। जब किसी एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाए, उसको हिजबे नुकसान कहते हैं। जैसे अगर औलाद नहीं है तो हस्बैंड का हिस्सा 1/2 है, लेकिन जब औलाद आ गई यानी और वारिस आ गए तो उसका हिस्सा कम होके 1/4 आ गया। ये है हिजबे नुकसान। हिजबे हरमान भी आगे आ जाएगा, बेफिक्र है। तो नंबर 2 है वाइफ। वाइफ का भी है, अगर औलाद है तो 1/8, अगर औलाद नहीं है तो 1/4। औलाद है तो 1/8, और अगर औलाद नहीं है तो 1/4। यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई हिजबे नुकसान वाली। औलाद नहीं है तो 1/4, औलाद है यानी एक वारिस है तो उसकी वजह से बीवी का हिस्सा जो है वो कम हो गया, कट गया। नंबर 3 पे आ जाता है फादर। फादर, यहां पर फादर की जो है वो, फादर के हिस्से को आमतौर पर यही कहा जाता है कि उसका जो है वो 1/6% होगा। अगर 1/6 नहीं, फादर की 3 कंडीशंस हैं। अगर मेल यानी कि बेटा, मैयत का बेटा है तो बाप का 1/6 होगा। अगर मैयत का बेटा है तो बाप का 1/6 होगा। अगर मैयत का बेटा नहीं है और सिर्फ बेटी है, अगर मैयत का बेटा नहीं है और सिर्फ बेटी है तो बाप का 1/6 होगा, और प्लस में बचा हुआ, बकाया बचा हुआ। अगर बेटा है तो 1/6, सिंपल, खत्म। अगर बेटा नहीं है और सिर्फ बेटी है तो 1/6 मिलेगा, और जो बाकी बच जाएगा बेटी को हिस्सा दे के, जो बाकी बच जाएगा वो सारा बाप को जाएगा अगर बाप जिंदा है। ये समझ लें, शरीयत में जो तरका है, प्रॉपर्टी है, वो ऊपर जाती है और नीचे जाती है, यानी कि माँ बाप की तरफ और औलाद की तरफ। औलाद में अगर फादर का हिस्सा, अगर बाप जिंदा है मैयत का तो 1/6, अगर उसका बेटा है। अगर बेटा नहीं है और सिर्फ बेटी है तो 1/6, और प्लस में बाकी सारा बचा हुआ बाप को जाएगा। और अगर मैयत की औलाद ही नहीं है, बाप के मैं आपको 3 कंडीशन पढ़ा रहा हूं, और अगर मैयत की औलाद ही नहीं है तो सारा जो है वो बाप को जाएगा, अगर मैयत की औलाद नहीं है।
तो सारा बाप को जाएगा। जैसे ये है मैयत, ये है इसका बाप, ठीक है, और ये मैयत की औलाद नहीं है, मैयत का भाई है, बहन है। मगर मैयत का जो तरका है या तो वो नीचे जाएगा, नीचे कुछ नहीं है, मैयत की औलाद नहीं है, ना बीवी है ना औलाद है, तो मैयत का जो तरका है वो भाई और बहन में नहीं जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा बाप की तरफ, और फिर बाप से होकर वो जो है वो उसकी औलाद में जाएगा, पहले नहीं जाएगा डायरेक्ट। बाप के होने की वजह से भाई, अगर मैयत की औलाद नहीं है तो भाई और बहन को हिस्सा डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले सीधा बाप को जाएगा, फिर बाप से दोबारा जो है भाई और बहन को जाएगा। ये बात नोट कर लें। लेकिन अभी आप सिर्फ ये 1/6 याद रखें तो ये भी काफी होगा फिलहाल के लिए। और नंबर तीसरा फादर, ये कौन से पढ़ा रहा हूं आपको मैं, फिक्स शेयर होल्डर ज़वीउल फरूज, 12 अशखास होते हैं ज़वीउल फरूज में। नंबर चौथा है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को हिस्सा तब मिलेगा जब मैयत का बाप नहीं होगा और दादा जिंदा होगा। ये बाप यहां पर शायद आपको नजर ना आए, यहां लिखता हूं मैं, ये मैयत, ये उसका बाप, ये उसका दादा, और मैयत की औलाद, ये मैयत की औलाद, बेटा, ये बेटी, ये बेटी। अब मैयत का बाप नहीं है लेकिन दादा जिंदा है, अब जो दादे को जाएगा वो 1/6 जाएगा अगर औलाद है तो। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि मैयत का बाप ना और दादा जिंदा हो। तो अगर मैयत का बाप जिंदा नहीं है तब दादे को हिस्सा जाएगा, अगर बाप जिंदा है तो दादे को हिस्सा नहीं जाएगा। और अगर मैयत की कोई औलाद नहीं है और बाप भी नहीं है और सिर्फ दादा जिंदा है तो सारा हिस्सा दादे को जाएगा, फिर दादे से दोबारा जो है वो दादे की औलाद को जाएगा। नंबर चौथा था ग्रैंडफादर, और नंबर 5वां है मदर। मदर का 1/6 अगर औलाद है तो, और अगर औलाद नहीं है तो 1/3 माँ का। अगर औलाद है तो 1/6 और अगर औलाद नहीं है तो 1/3। अब यहां पर ग्रैंड मदर होगी, छठा नंबर ग्रैंड मदर। वही अगर माँ जिंदा ना हो और दादी जिंदा हो तब दादी को हिस्सा जाएगा, अगर माँ जिंदा है और दादी भी जिंदा है तब दादी को हिस्सा नहीं जाएगा, सिर्फ माँ को जाएगा, उतना जाएगा 1/6। अगर माँ जिंदा नहीं है 1/6, औलाद हो तो, अगर औलाद नहीं है तो 1/3, 1/6 1/3। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पर अगर माँ जिंदा नहीं है तब दादी ग्रैंड मदर को जाएगा, अदरवाइज ग्रैंड मदर को हिस्सा नहीं जाएगा। अब छठा है सातवां है, सॉरी छठा हो गया ना, सातवां है डॉटर। बहुत ही अहम लीगल हेयर है फिक्स्ड शेयर लीगल हेयर्स में डॉटर। सातवां डॉटर बहुत ही अहम लीगल हेयर है फिक्स्ड शेयर्स में से, 12 में से सबसे अहम लीगल हेयर डॉटर। अब डॉटर जो है वो वैसे तो फिक्स्ड शेयर होल्डर में से है, लेकिन अगर बेटा ना हो तो बेटी जो है वो ज़वीउल फरूज में होगी। अगर बेटा होगा तो ये बेटी ज़वीउल फरूज में से निकल कर असबात रेजिड्यूरीज में चली जाएगी। बेटा जो है इस डॉटर को भी खींच के अपने साथ ले आएगा असबात में,
लेकिन अगर बेटा नहीं है तो ये ज़वीउल फरूज फिक्स्ड शेयर होल्डर में बेटी रहेगी। इसका जो हिस्सा होगा, अगर जब बेटा ना हो तभी ये ज़वीउल फरूज में होगी, अदरवाइज तो ज़वीउल फरूज में होगी नहीं। इसका जो हिस्सा होगा 1/2 आधा हिस्सा होगा। जब मैयत का बेटा नहीं है तब इसका आधा हिस्सा होगा। अगर एक बेटी है, कंडीशन है कि अगर सिर्फ एक बेटी है तो उसका आधा हिस्सा होगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर उसका हिस्सा जो होगा 2/3 होगा। बहुत ही अहम फिक्स्ड शेयर होल्डर लीगल हेयर है ये बेटी। बेटी तब ज़वीउल फरूज में आएगी जब बेटा नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो ये ज़वीउल फरूज से निकलकर असबात रेजिड्यूरीज में चली जाएगी बेटी, और बेटा इसको अपने साथ ले जाएगा रेजिड्यूरीज में, यहां से ये चली जाएगी और बेटी का हिस्सा होगा आधा हिस्सा। अगर कोई और बेटी नहीं है, एक ही बेटी है, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटी हैं तो 2/3 हिस्सा होगा बेटी का। ग्रांड डाटर 8वां है, 8वां जो लीगल हेयर है ग्रांड डाटर। ग्रांड डाटर को हिस्सा तब मिलेगा जब बेटी नहीं होगी, यानी ना बेटा होगा ना बेटी होगी, सिर्फ ग्रांड डाटर होगी, तब इसको हिस्सा इतना ही मिलेगा जितना बेटी को मिलेगा, 1/2 और 2/3, 2 या 2 से ज्यादा ग्रांड डाटर हो, पोतियां हो तब। ये हो गया 8वां। ये थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि मैं ये मिटाकर दोबारा से ये अभी 9वां नंबर यहीं पर लिख देते हैं। 9वां नंबर है मादरी बहन, जो मां की तरफ से बहन हो, और 10वां है मादरी भाई, और 11वां है हकीकी बहन और पितरी बहन। हकीकी बहन और पितरी बहन, ये 12 हो गए फिक्स्ड शेयर होल्डर, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि 4 मेल है। 4 मेल कौन कौन से? एक हस्बैंड हो गया, एक फादर हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, एक और होगा ये मादरी भाई हो गया 10वां। 4 1 2 3 4 मेल है और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 फीमेल हैं जो कि फिक्स्ड शेयर होल्डर ज़वीउल फरूज में आते हैं। इनका हिस्सा जो है वो याद करने वाला ये सिंपल है। अगर हम जो है वो तफसील में गए तो ये सारा दिन लग जाएगा, मगर ये लेक्चर पूरा नहीं होगा। ये सिंपल याद करने वाला ये कंडीशंस के साथ जो मैंने आपको बताया है। ये क्या है? काइंड्स ऑफ लीगल हेयर्स है। उसमें पहली काइंड है ज़वीउल फरूज फिक्स्ड शेयर होल्डर लीगल हेयर्स, जिसमें हस्बैंड होता है, 1/4 औलाद है, औलाद नहीं है 1/2 वाइफ, 1/8 1/4 फादर जो है 1/6 1/3 ग्रांड फादर। अगर फादर नहीं होगा तो ग्रांड फादर को हिस्सा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मदर 1/6, अगर औलाद नहीं है तो 1/3 ग्रांड फादर ग्रांड मदर। अगर मदर ना हो और ग्रांड मदर जिंदा हो तब ग्रांड मदर को जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और डाटर 1/2 2/3। डाटर का आपको मैं पहले बता चुका हूं, डाटर फिक्स्ड शेयर होल्डर में तब होगी जब बेटा नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो डाटर जो है वो ज़वीउल फरूज में से निकलकर रेजिड्यूरीज में चली जाएगी। और ग्रांड डाटर मादरी बहन, मादरी भाई, हकीकी बहन, पितरी बहन, ये 12 जो है वो फिक्स्ड शेयर होल्डर है ज़वीउल फरूज। पहली किस्म जो है वो लीगल हेयर्स की, पहली किस्म लीगल हेयर्स की। दूसरी किस्म मैंने आपको कौन सी पढ़वाई थी? असबात रेजिड्यूरीज। असबात में रेजिड्यूरीज में जो सबसे
अहम रेजिड्यूरी मेंबर होता है, जो सबसे अहम लीगल हेयर होता है, वो होता है सन, बेटा। और नंबर 2 पे ब्रदर, और नंबर 3 पे अंकल। ये होते हैं रेजिड्यूरीज में। सन अगर बेटा होगा तो वो ज़वीउल फुरूज में से बेटी को खींच के भी अपने साथ ले आएगा, डाटर को भी अपने साथ ले आएगा। अब सन, डाटर। अब जब हिस्सा जाएगा तो जैसे ये मैयत है, ये फौत हो जाती है, इसका बेटा है, एक और बेटा है, ये बेटी है, ये बेटी है। अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सबसे पहले वाइफ का हिस्सा निकल जाएगा, मदर का हिस्सा निकल जाएगा, बाप का हिस्सा निकल जाएगा, क्योंकि औलाद है तो माँ को भी 1/6 मिलेगा, बाप को भी 1/6 मिलेगा, और औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा। उसका जो मैयत का तरका है उसमें से पहले ये हिस्से निकल जाएंगे फिक्स्ड शेयर होल्डर के। उसके बाद जो है वो उसके औलाद में से हिस्से जाएंगे, औलाद को हिस्से जाएंगे। अब क्योंकि बेटा है तो ये मैयत का बेटा जो है ये बेटी को भी रेजिड्यूरीज असबात में लेके आ गया है। और मैं आपको बात बताऊं, जो रेजिड्यूरीज लीगल हेयर होता है बेटा, वो फिक्स्ड शेयर होल्डर लीगल हेयर से भी ज्यादा हिस्सा ले जाता है। कैसे ले जाता है? जैसे मिसाल तौर पर एक मैयत है, उसके पास 1 करोड़ है। अब उसकी बीवी जिंदा है और 8% वो बीवी ले गई, माँ जिंदा है 6% माँ ले गई, यानी 8 लाख माँ ले गई। 8 लाख नहीं चले, 12.5 लाख बनते हैं, मिसाल ले लेते हैं। 6 लाख माँ ले गई, 6 लाख बाप ले गया, ठीक है। 12 और 8 20, बाकी 80 लाख बचा। अब वो 80 लाख जो है वो इन 2 बेटों और 2 बेटियों में तकसीम होंगे। बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, 2 हिस्से ये, 2 हिस्से ये, 4 हिस्से, बेटी का 5वां और ये 6ठा, 6 हिस्से करेंगे 80 लाख के। तो ये हो जाएंगे तकरीबन 13 लाख रुपए। अब 13 लाख एक बेटी को मिलेंगे और 26 लाख के लगभग एक बेटे को मिलेगा। ये होगा एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब जो रेजिड्यूरीज हैं असबात, उसमें सन होगा, ब्रदर होगा और फिर जो है वो अंकल होगा। और ये कौन सा काइंड थी? ये नंबर 2 काइंड थी। अब आपको हम नंबर 3 काइंड बताते हैं। नंबर 3 काइंड है ज़वीउल अरहाम या डिस्टेंट किंडर्ड। जिसको ज़वीउल अरहाम कहा जाता है। ज़वीउल अरहाम डिस्टेंट किंडर्ड में प्रॉपर्टी कब तकसीम होगी? जब पहले दोनों किस्मों के वारसान मौजूद नहीं होंगे, यानी ना कोई फिक्स्ड शेयर होल्डर में मौजूद होगा, ना कोई रेजिड्यूरीज असबात में मौजूद होगा। फिर जो है वो डिस्टेंट किंडर्ड को मिलेंगे, तरके में से हिस्सा मिलेगा। डिस्टेंट किंडर्ड में क्या होता है? बेटियों की औलाद और मामू और खाला और फूफी। जो
इंग्लिश वाले हैं वो सुन ले, बेटियों की औलाद, चिल्ड्रेन ऑफ डाटर्स, मामू मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, खाला मैटरनल आंट, और पुप्पी पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट। तो ये तकसीम करने का तरीका है। इस्लाम ने, शरीयत ने कहीं भी कोई चीज़ जो है वो नहीं ऐसी छोड़ी जिस पर सवालात उठाए जाए। जैसे जो फिक्स्ड शेयर होल्डर है वो नहीं है, ना उसका बाप है मैयत का, ना बेटा है मैयत का, ना बेटी है, ना माँ है, ना बहनें हैं, ना ग्रैंडफादर है, और रेजिड्यूरीज में बेटा भी नहीं है, ब्रादर भी नहीं है, और फिर जो है वो डिस्टेंट किंडर्ड में आ जाएगी प्रॉपर्टी, जो कि ज़वीउल अरहाम जिसको कहते हैं, डिस्टेंट किंडर्ड में आकर फिर वो तकसीम होगी। तो ये एक तरीका है तकसीम करने का। अब जो मैंने आपको सेकंड किस्म बताई है ना, असबात, इसकी अभी और भी किस्में हैं बहुत सी। असबात यानी रेजिड्यूरीज, असबात, इसकी अभी आगे और किस्में हैं। इसकी भी दो किस्में हैं, असबा नस्बी, असबाउल नस्बी, असबाउल सब्बी, असबाउल सब्बी, असबाउल नस्बी और असबाउल सब्बी। असबाउल नस्बी में भी आगे फिर तीन किस्में हैं, लेकिन अगर हम उसमें गए तो ये सारा शाम तक ये लेक्चर ही पूरा नहीं होगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रेजिड्यूरीज असबात पर जो है वो एक मुकम्मल लेक्चर जो है अपलोड करूंगा। उसमें आप फिर असबात की किस्में पढ़ सकते हैं। असबाउल नस्बी तो आपको पता है, जो बेटा बेटी है वो होता है। असबाउल सब्बी क्या है? असबाउल सब्बी होता है कि मिसाल तौर पर एक गुलाम है, उसको जो है वो उसका मालिक आज़ाद कर देता है। अब वो गुलाम जो है उसका कोई भी वारिस नहीं है और वो डेथ कर जाता है, तो उस गुलाम का मुकम्मल हिस्सा, मुकम्मल प्रॉपर्टी जो है वो मालिक को जाएगी। अगर सवाल आया आपके पास, क्या एक आज़ाद करदा गुलाम का हिस्सा उसके मालिक को जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी का उसका वारिस उसका मालिक होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। कब होगा? जब उस गुलाम के कोई वारिस नहीं है और उसमें शर्त यह है कि उस गुलाम को उस मालिक ने आज़ाद किया हो, तब वो मालिक जो है, वो आका जो है, वो गुलाम की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होगा। तो ये असबात रेजिड्यूरीज पर मैं आपको एक अलग से लेक्चर जो है वो तफसील से दूंगा। तो अभी यहाँ पर जो है ये आप पढ़िएगा और फिर मुझे कमेंट्स में